Good morning everyone. My name is Professor Nidhi Gaur from SIRT Bhopal. So today we discuss a very important topic of our physics is Robi laser. This is a very important. Why we say this? Because this laser is the first laser which is invented by Dr. T.H. Menon in 1960. This laser has some property. So let's start with the properties. जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि ये एक सॉलिड स्टेट लेज़र है, क्योंकि इसमें जो एक्टिव मटेरियल हम यूज़ करते हैं जो कि सारा लेज़र का एक्शन परफॉर्म करता है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसमें हम 0.05% की इम्प्योरिटी मिलाते हैं क्रोमियम ऑक्साइड की, और जो कि टोटालिटी में एक रूबी रॉड के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। ये जो लेज़र सिस्टम है वो 3 लेवल लेज़र सिस्टम है। इसमें जो हमको आउटपुट मिलता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं मिलता, आउटपुट हमको पल्स के फॉर्म में मिलता है। इसलिए इस लेज़र का जो आउटपुट है वो मैंने लिखा है पल्स लेज़र आउटपुट, पल्स के फॉर्म में हमको मिलता है। दैट्स व्हाई आउटपुट का जो वेवलेंथ होता है, जो आउटपुट मिलता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 6943 एंगस्ट्रॉम का। इसकी एफिशिएंसी जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये पल्स के फॉर्म में मिलता है, ये कंटिन्यूस नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई इसकी एफिशिएंसी अन्य लेज़र की कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। इसमें हम बहुत ज़्यादा हाई पावर का पावर सप्लाई यूज़ करते हैं पंपिंग के लिए। दैट्स व्हाई यहाँ पर हमको उस हमारे सारे जो सिस्टम है उसको ठंडा रखने के लिए एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम को भी लगाना पड़ता है। दैट्स वाई ये हमारे जो लेज़र है रूबी लेज़र का कॉस्ट थोड़ा बढ़ा देता है। दैट्स वाई दिस लेज़र इज कॉस्टली होता है अन्य लेज़र के कंपैरिजन में। ये थोड़ा मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ये कह सकते हैं हम। इसमें जो एक्टिव मटेरियल यूज़ हो रहा है जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये नाम इंडिकेट करता है कि ये इसमें हमने जो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया है वो रूबी रॉड को लिया है, और रूबी रॉड जो मिलकर बनी होती है वो मिलकर बनी होती है Al2O3 प्लस क्रोमियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी के साथ। तो चलिए इसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग देख लेते हैं। अगर आपको इसकी रियल इमेज देखना है तो आपको आराम से इसको गूगल पे आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इसकी रियल इमेज दिख जाएगी। नाउ वी डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेज़र। जैसा कि हमको पता है हमारे लेज़र के किसी भी लेज़र में कुछ कंपोनेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उन्हीं से मिलकर हर लेज़र बनता है। वो जैसे कि हमको मालूम है कि 4 कंपोनेंट होते हैं जो बहुत एसेंशियल होते हैं, हर ही लेज़र में होते हैं। जैसे ही हम बात करें तो फर्स्ट होता है एक्टिव मीडियम, दूसरा होता है पंपिंग सोर्स जिससे कि हम पंपिंग कराते हैं, मतलब एनर्जी देते हैं हमारे मटेरियल को। तीसरा होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर, और चौथा होता है आउटपुट। तो चलिए हम इन चारों को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो जो हमारा एक्टिव मटेरियल होता है, एक्टिव मटेरियल जो कि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं रूबी रॉड, यानी रूबी रॉड है ये जो कि मिलकर बनी होती है Al2O3 प्लस Cr2O3 से। ये जो हमारा मटेरियल होता है मिलकर रूबी रॉड को फॉर्म करता है, और रूबी रॉड ही हमारे रूबी लेज़र में एक्टिव मटेरियल का काम करती है। सेकंड मैंने बोला है ऑप्टिकल रेजोनेटर। जब हम एक्टिव मीडियम को 2 मिरर्स के बीच में प्लेस करते हैं, और मिरर्स होना चाहिए, एक होना चाहिए पार्शियल रिफ्लेक्टर और एक होना चाहिए फुल्ली रिफ्लेक्टर। इस तरह से जब हम उस 2 मिरर्स के बीच में एक्टिव मीडियम को प्लेस करते हैं तो ये ऑप्टिकल रेजोनेटर या ऑप्टिकल कैविटी को निर्मित करता है, बनाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रूबी रॉड को 2 मिरर्स के बीच में प्लेस कर देते हैं। एक होता है 100% रिफ्लेक्टर और एक होता है पार्शियल रिफ्लेक्टर, मतलब एक साइड के मिरर को हम फुल्ली सिल्वर्ड पॉलिश कर देते हैं और दूसरी तरफ के जो मिरर होता है उसको हम पार्शियली सिल्वर करते हैं, पॉलिश करते हैं, और इस तरह से ये ऑप्टिकल रेजोनेटर का निर्माण कर लेता है। थर्ड जो चीज़ मैंने बोली कि इसमें आपका पंपिंग सोर्स क्या है, इसमें जो रूबी लेज़र है इसमें जो पंपिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिकल पंपिंग। मीन्स हम ज़ेनॉन और आर्क लैम्प के फॉर्म में इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप इसको समझें ये रूबी रॉड है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये रूबी रॉड है जो कि ग्लास की ट्यूब के अंदर रखी हुई है। इस ग्लास ट्यूब के ऊपर हम इस तरह से लैम्प जो ज़ेनॉन आर्क लैम्प है इस तरह से उसको लपेट देते हैं, और उस लैम्प जो वो है उसको हम क्या करते हैं, उस नली को हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो पावर सप्लाई है बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज की पावर सप्लाई है। इसमें हम इस लेज़र में बहुत हाई पावर सप्लाई हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से ये जो हमारा एपरेटस होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इससे खतरा बढ़ जाता है कि हमारा एपरेटस खराब ना हो जाए। इस वजह से इस
लेज़र में हमको एक एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। इसमें हम एक एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होने की वजह से इसमें हम एक कूलिंग सिस्टम, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, हम इसको लगाते हैं। जो कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिक्विड नाइट्रोजन को यहाँ से इन करते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन जब यहाँ से आता है तो वो इस एपरेटस को ठंडा करता है और यहाँ से जो यहाँ पर जो होता है नाइट्रोजन, गर्म हीटेड नाइट्रोजन का, जो उसको ठंडा करने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो यहाँ से निकल आता है, गैस आउट हो जाता है। यहाँ से गैस इन होती है, यहाँ से गैस आउट होती है। जो रूबी रॉड है, जो हमारा एक्टिव मटेरियल है, उसकी जो लंबाई होती है अलग अलग बुक में आपको अलग अलग रेफरेंस मिल सकता है। यही रूबी रॉड एक एक्टिव मीडियम का काम करता है। एक्टिव मीडियम हमेशा दो मिरर्स के बीच में रखा रहता है और ये मिलकर टोटल एक ऑप्टिकल रेजोनेटर बनाते हैं। इसको पूरे को हम एक जो पंपिंग सोर्स है वो हमारा ज़ेनॉन क्रिप्टॉन आर्क लैंप है और हमने इसमें एक कूलिंग सिस्टम भी लगा रखा है जिससे ये हमारा एपरेटस खराब नहीं होता है। और इस सब चीज़ के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है वो हमारा आउटपुट होता है, जो कि हमें पल्सेस के फॉर्म में मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये हमारा रूबी लेज़र वर्क कैसे करता है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रूबी लेज़र एक 3 स्टेट लेज़र है। यहाँ पर इसका वर्किंग डायग्राम बना हुआ है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर E1, E2, E3 ये एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। E1 हमारी ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, E2 इज अ मेटा स्टेबल स्टेट और E3 हमारी एक्साइटेड स्टेट है। और अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ऑफ एटम भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम जो E1 में है वो N1 है, इसमें N2 है एंड E3 में N3 है। हम इसका वर्किंग डायग्राम देख लेते हैं। हमें मालूम है कि मटेरियल के जो एटम होते हैं उनके डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट होते हैं। नॉर्मली एटम जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में लाया करते हैं। तो यहाँ पर एटम सबसे पहले मटेरियल के जो एक्टिव मटेरियल होगा, जो कि हमारा रूबी रॉड है, उसके मटेरियल कहाँ रहेंगे, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। जब हम पंपिंग के थ्रू हम एटम्स को पंप कराते हैं, मतलब उनको एनर्जी देते हैं, तो वो एनर्जी गेन कर अपर स्टेट में पहुंच जाते हैं। मतलब यहाँ के एटम एनर्जी हम उनको प्रोवाइड करते हैं पंपिंग के थ्रू। जैसे यहाँ पर हमने पावर सप्लाई से यहाँ पर ज़ेनॉन इससे जुड़ा हुआ है और ये अपनी एनर्जी किसको देता है, रूबी रॉड को देता है। और रूबी रॉड के एटम एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं और अकॉर्डिंग टू ई अपनी एनर्जी लेकर कहाँ पहुँच जाते हैं, अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाते हैं। मतलब यहाँ से एटम पंपिंग के थ्रू, पंपिंग हम प्रोवाइड करते हैं तो एटम E1 से E2 में चले जाते हैं। यहाँ जाने के बाद एटम यहाँ से यहाँ चले गए, ठीक है। E3 जो स्टेट है, यहाँ पर एटम हमें मालूम है कि ज़्यादा देर नहीं रुकता है। यहाँ पर उनका स्टेइंग टाइम जो होता है वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। इतने समय के बाद एटम एनर्जी लूज करके फोटोन के फॉर्म में E2 लेवल में आ जाते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि E2 और E3 के बीच में जो गैप है बहुत कम है, मतलब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है बहुत कम है। इस वजह से यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन तो होता है, लेकिन वो हमें जो रिलीज हुई है एनर्जी वो फोटोन के फॉर्म में नहीं मिलती, वो हमें मिलती है हीट के फॉर्म में। इसलिए यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है वो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, मतलब हमके लाइट के फॉर्म में हमें दिखाई नहीं देता, वो हमें हीट के फॉर्म में महसूस होता है। हमारे एटम अब E2 स्टेट में आ जाते हैं और E2 स्टेट में जैसा कि हमको मालूम है कि यहाँ पर एटम थोड़ी ज़्यादा देर के लिए स्टे करते हैं। जो उनका स्टेइंग टाइम है जो वो है 10⁻³ सेकेंड्स। यहाँ पर एटम थोड़ी ज़्यादा देर रुक रहे हैं, इस वजह से इस स्टेट में नंबर ऑफ एटम बढ़ जाते हैं। किसके कंपैरिजन में, ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में। जैसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ एटम बढ़ने लगते हैं, यहाँ पर हमको पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन फुलफिल होती दिखाई देती है और ये जो स्टेट है मेटास्टेबल स्टेट हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन फुलफिल होती है, एटम स्पॉन्टेनियस, यहाँ के एटम स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा यहाँ से यहाँ जंप करने लगते हैं, मतलब E3 से E2 में आने लगते हैं। और यहाँ पर हमको एक की जगह पर 2 फोटोन दिखाई देते हैं, 2 फोटोन मिलते हैं जो कि सेम फ्रिक्वेंसीज की होते हैं। जो वेवलेंथ हमें यहाँ मिलती है वो होती है 6943 एंगस्ट्रॉम की, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वेवलेंथ है। ये जो आउटपुट होता है वो हमको कंटिन्यूस प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो हमारी पावर सप्लाई है बहुत हाई वोल्टेज की है। इस वजह से इसको हम बहुत देर तक ऑन नहीं रख पाते हैं। उसको थोड़ी देर हम चालू रखते हैं, फिर हम बंद कर देते हैं, फिर चालू करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। दैट्स वाई जो आउटपुट होता है वो हमें पल्सेस के फॉर्म में मिलता है और हमें कंटिन्यूस नहीं मिलता है। इस वजह से इस लेज़र की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। एक बात और देखने की है कि जो ये वेवलेंथ मिलती है, वो ये जो हमें वेवलेंथ मिल रही है, ये जो सब कुछ पूरा है, ये जो प्रोसेस हो रही है वो यहाँ हो रही है, ये रूबी रॉड के अंदर हो रही है। और रूबी रॉड 2 मिरर्स के बीच में रखा हुआ है। ये 2 मिरर्स जो कि एक पार्शियल रिफ्लेक्टर है और एक फुली रिफ्लेक्टर है, ये मदद करता है इन
लेज़र बीम जो लेज़र मिली है हमको, फोटॉन्स मिले हैं, उनको एम्पलीफाई करने के लिए। और इस तरह से जब एम्पलीफिकेशन होता है, एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस होती है, तो हमें एक इंटेंस बहुत ही अच्छी 6943 एंगस्ट्रॉम की बीम मिलने लगती है, जो कि एक लेज़र बीम होती है। रूबी लेज़र की चलिए कुछ हम एप्लीकेशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। रूबी लेज़र इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ होता है, कटिंग के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, बेल्डिंग करने के लिए। लिडार जो आपने टर्म सुना हुआ होगा, LIDAR, जो कि कॉम्बिनेशन होता है लेज़र का और रडार का। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये यूज़ होता है जैसे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे सपोज एरोप्लेन वगैरह हैं, वो इस तरह का लिडार लगाते हैं कि वो अपने उसके एक रेंज के नीचे कोई अगर ऑब्जेक्ट आता है तो सिग्नल प्रोवाइड हो जाए उसको कि यहाँ इस रेंज के नीचे, इस रेंज के नीचे, इस रेंज में कोई ऑब्जेक्ट आ गया है जो जिससे उसको परेशानी हो सकती है, खतरा हो सकता है। उससे सेफ्टी रखने के लिए एक सिस्टम लगाया होता है, वो सिस्टम कहलाता है लिडार, और ये भी बना होता है हमारी रूबी लेज़र से। इसका यूज़ रूबी लेज़र का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं होलोग्राफी में, जो कि एक फोटोग्राफी की बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। इसका यूज़ हम टैटू रिमूवल के लिए भी करते हैं, डेकोरेशन वगैरह में तो यूज़ होता ही है। लेज़र का बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में और रिसर्च में यूज़ होता है। तो कुछ ये एरियाज़ हैं जहाँ हम रूबी लेज़र का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रूबी लेज़र। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्द। थैंक यू।